नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में थोड़ी चर्चा। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में आपके सबसे कॉमन प्रैक्टिकल्स कौन सा है? एचबी एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड। ठीक है, साहली साइंटिस्ट का नाम था इसलिए इसका नाम रखा गया साहलीज मेथड, जिसमें हमें क्या काम में लेना है? हीमोग्लोबिनोमीटर, ये होता है हीमोग्लोबिनोमीटर, एचबी पिपेट, एचबी ट्यूब, स्टीरर और ब्लड सैंपल। इसके अलावा N/10 HCl और डिस्टिल वाटर, ये सब चीज़ें हमें किसके लिए चाहिए? एचबी एस्टिमेशन बाय साहलीज मेथड को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रैक्टिकल रहेगा आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC। देखो ल्यूकोसाइट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? WBC। ल्यूकोसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या पाया जाए? ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? कणिकाएं। तो जिसमें कणिकाएं पाई जाती है उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और नॉन ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहती है उसे कहते हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट। यदि हम इन दोनों को एक साथ काउंट कर देते हैं, अभी दोनों भी अलग अलग प्रकार की ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इनको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। नॉन ग्रेन्युलोसाइट वो होती है दो प्रकार की सेल्स, कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो टोटल होगी 5 सेल्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यदि हम इन 500 सेल्स को एक साथ काउंट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसके लिए हमें क्या काम में लेनी पड़ेगी? WBC पिपेट। क्या है ये? WBC पिपेट, न्यू बोर काउंटिंग चेंबर, कवर स्लिप, ब्लड सैंपल, माइक्रोस्कोप। तो ये हम क्या इन सब चीज़ों की जरूरत हमें किसके लिए पड़ेगी? टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग करने के, जिसमें हम क्या करेंगे? न्यू बोर काउंटिंग चेंबर को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद में हम क्या करेंगे? WBC को काउंट करते हैं। जो 4 कॉर्नर में चारों जगह क्या बने होते हैं? कॉलम बने होते हैं, बॉक्स बने हुए होते हैं। उन बॉक्स के अंदर हमें सेल्स दिखेगी, उसको काउंट करके एक फॉर्मूला लगता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रखेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, जितनी भी सेल्स हमें दिखाई दे रही है वो होती है नंबर ऑफ सेल, वो हमें वहाँ लिखनी है, इनटू डाइल्यूशन। देखिए ब्लड और टरक्स फ्लूइड जो है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, उसको क्या बोलते हैं? टरक्स फ्लूइड। उन दोनों को जब हम इसके अंदर अनुपात में लेंगे तो कितना रेशियो बनेगा? 1:20। कितना बनेगा? 1:20। तो उस अनुपात को हम वहाँ लिखेंगे, रेशियो कितना है? 20:20 हमने वहाँ लिख दिया। अपॉन एरिया काउंटेड, कितने एरिया में काउंट कर रहे हैं? 4 एरिया में, जो कॉर्नर में होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। काउंटिंग चैम्बर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो नीचे आएगा कितना? कॉर्नर में 4। इंटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड, मतलब इसकी गहराई कितनी होती है? न्यू बार काउंटिंग चैम्बर में जो चैम्बर होता है उसमें जो बॉक्स होते हैं उसकी गहराई होती है 0.1 mm। कितनी होती है? 0.1 mm। तो वो हम वहाँ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50। जितनी भी सेल्स हमें दिखाई दे रही है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। देखिए ये हमारा ESR ट्यूब स्टैंड। क्या है? ESR ट्यूब स्टैंड। अगर हमें टेस्ट करना है ESR मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना, रेट माने दर, ई माने इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। RBC के नीचे बैठने की दर को हम ESR कहते हैं। तो ये हमारा ESR ट्यूब स्टैंड। ESR करने की 2 विधि होती है, वेस्टेग्रीन ट्यूब मेथड और विंट्रोप्स ट्यूब मेथड। तो ये हमारी मेथड है वेस्टेग्रीन ट्यूब मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? ब्लड को ESR ट्यूब के अंदर फुल फिल करके 0 मार्क तक, इसमें 1 घंटे तक अनडिस्टर्ब किए हुए इसको छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद क्या होगा? ब्लड जो RBC है ब्लड की, वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर क्या बन जाएगी? प्लाज्मा की लेयर। और इस टेस्ट को करने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता होती है। कौन सा? ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट, जिसके लिए हम ESR टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये है हमारी ग्लास रोड। क्या है? ग्लास रोड। ग्लास की बनी हुई है, कांच की रोड। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कोई रिएजेंट, कोई सोल्यूशन मिक्स करना है हमें, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे ये है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा रिएजेंट, अगर हमें इसको मिक्स करना है तो हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। देखिए ये है टोनिक्यूट। टोनिक्यूट का उपयोग हमारा कहाँ आता है? सैंपल कलेक्शन में। कहाँ आता है? सैंपल कलेक्शन में। जैसे हमें ब्लड का सैंपल लेना है हाथ से, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम में लेना होगा? टोनिक्यूट। टोनिक्यूट को हम क्या करेंगे? जहाँ से भी हमें सैंपल लेना है उससे जगह से 3 से 4 इंच ऊपर यहाँ पे इसको हमें अप्लाई करना होता है, और इस टोनिक्यूट को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? सैंपल को ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने टोनिक्यूट अप्लाई किया, यहाँ पे हमें वेन है, इजीली क्या होने लग गई? ऑब्जर्व होने लग गई। अब इसको क्या करेंगे? हम पहले कॉटन स्पिट की सहायता से इसको क्लीन करेंगे, ताकि जो बैक्टीरिया है या जो जर्म्स है, धूल मिट्टी जो यहाँ पे लगी हुई है, वो क्या हो जाए? क्लीन हो जाए। और फिर हम इसको इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं? ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है टोनिक्यूट क्यों लगा रहे हैं? टोनिक्यूट को हम इसलिए लगाते हैं ताकि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे और वेन है वो उभर के ऊपर आ जाए। अगर हम टोनिक्यूट अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें वेन को ऑब्जर्व होने में प्रॉब्लम रहेगी, जिससे क्या होगा? सिरिंज जो निडल है वो क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी और ब्लड नहीं आ पाएगी। ये है हमारी सिरिंज। सिरिंज भी अलग अलग प्रकार की आती है, 5 ml की, 10 ml की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं।
इसमें ब्लड कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, वाइल्स के अंदर, एंटीकोगुलेंटेड वाइल होती है, कुछ प्लेन वाइल्स होती है, एंटीकोगुलेंट वाइल के अंदर हम इसको डाल सकते हैं, प्लेन वाइल के अंदर भी हम ब्लड को डाल सकते हैं। अगर हमें सीरम चाहिए जांच करने के लिए, क्या चाहिए हमें, सीरम, तो उसके लिए हम प्लेन वाइल काम में लेंगे। लेकिन अगर हमें प्लाज्मा चाहिए या फिर ब्लड से रिलेटेड हमें कोई टेस्ट करनी है तो हम उसको एंटीकोगुलेंटेड वाइल के अंदर ब्लड को डालेंगे। ये है हमारी कवर स्लिप। क्या है, इसको बोलते हैं कवर स्लिप। देखिए इसको कवर स्लिप कहते हैं। इसका अलग अलग टेस्टों में काम में लिया जाता है। जैसे न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के अंदर अगर हमें टीएलसी करना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसके लिए हमें क्या काम में लेनी पड़ेगी, कवर स्लिप्स। नेक्स्ट ये हमारी ग्लास स्लाइड्स। ग्लास स्लाइड्स का उपयोग हम हर जगह करते ही हैं। ग्लास स्लाइड्स का बारे में ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्लास स्लाइड्स की सहायता से ब्लड ग्रुपिंग हो गई, पीबीएफ बना के हम लीसमान स्टेनिंग कर सकते हैं। ये है हमारी ग्लास स्लाइड्स। ये है हमारी लैंडसेट। क्या है ये, लैंडसेट दिखाई दे रही होगी आपको आगे से इतना। अगर हमें 1, 2, 3 ड्रॉप ब्लड की सहायता से अगर हमें जांचें करनी है तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे, लैंडसेट। उसके लिए हमें सिरिंज से ब्लड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 2-4 ड्रॉप से ही जांचें हो जाएगी। जैसे HbM कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज की चेक कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम BT-CT कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। तो उसके लिए हमें क्या काम में लेनी होती है, लैंडसेट। ये हमारी ब्लीडिंग टाइम के लिए काम में ली जाने वाली कैपिलरी ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब, जिसके लिए हम क्या, कौन सी जांचें करते हैं, ब्लीडिंग टाइम। ये है हमारी पास्चर पिपेट। पास्चर पिपेट के पीछे क्या लगा होता है, ड्रॉपर, और यहाँ पे इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ब्लड को, प्लाज्मा को, सीरम को ले सकते हैं। पहले पास्चर पिपेट काम में लेते थे मैनुअल तरीके से, लेकिन आज के समय में माइक्रो पिपेट काम में आने लग गई, जो हम लैब के अंदर काम में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है वाटर बाथ। वाटर बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करके रखते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो होता है FFP को मेल्ट करने के लिए। FFP मीन्स ब्लड बैंक में जो हमारे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होती है, जो हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसे पहले मेल्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसे स्टोरेज रखते हैं -80 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, तो वहाँ पर वो क्या हो जाती है, फ्रीज। तो उसे मेल्ट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, वाटर बाथ, जिसमें क्या होता है, वाटर होता है, यहाँ तक तली तक वाटर भर के रखते हैं इसके अंदर, और इसे ऑन करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो होएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक होता है, तो उसके बीच में हम कितना भी उसे टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हमारा इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर भी सेम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम इसे सेट करके रखते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है ग्रोथ करते हैं। देखिए बैक्टीरिया ग्रोथ बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। बैक्टीरिया ग्रोथ बेसिकली 2 ही चीज़ों पे डिपेंड होती है। एक तो होती है न्यूट्रिशन, और सेकंड चीज़ होती है उसका टेम्परेचर। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंक्यूबेटर के अंदर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया को जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाए और वो ग्रोथ कर ले। और इसका जो बेसिक सबसे अधिकतम इसका उपयोग होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कल्चर लगता है, कल्चर लगने के बाद में उसे 24 to 48 आवर्स तक उसे इंक्यूबेशन पीरियड में रखते हैं, कल्चर प्लेट को, जिसमें क्या हो, बैक्टीरिया ग्रोथ करती है। कल्चर मीडिया से उसे क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन, और टेम्परेचर उसको कहाँ से मिलेगा, इंक्यूबेटर से। तो इसका बेसिकली अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। वैसे देखा जाए तो इसका उपयोग ब्लड बैंक में भी करते हैं, जो हम क्रॉस मैचिंग सिस्टम लगाते हैं। क्रॉस मैचिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुंस जेल कार्ड से लगाते हैं, या मैनुअल तरीके से मेजर माइनर क्रॉस मैच जो लगाते हैं, तो प्लाज्मा और सेल सस्पेंशन तैयार करके उसको मैच करते हैं, और उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड भी रखना पड़ता है। तो वो इंक्यूबेशन हम किस में रखेंगे, इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है। वैसे इसका भी जो टेम्परेचर होता है वो भी 10 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसकी जो रेंज आती है, लेकिन इसका उपयोग करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। इंक्यूबेशन पीरियड, कोई टेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इंक्यूबेशन देना पड़ता है। इंक्यूबेशन का मतलब 37 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो भी डिसाइड की हुई होती है टेस्ट के लिए, तो वो हम इसमें रखते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, ग्लास स्लाइड्स, ग्लास वेयर, जो भी, ये बेसिकली आपके बच्चों काम आएगा स्पोर्टिंग के अंदर। प्रैक्टिकल के अंदर जो आपकी स्पोर्टिंग भी होगी उसमें ये चीज़ें आपके काम में रहेगी। तो हमें इसका बेसिकली नाम और इन सब का यूजेस पता होना चाहिए। इन प्रैक्टिकल्स और इन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई भी प्रकार का आपके यदि डाउट रहे तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।